हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम स्पेक्ट्रम की इस सीरीज़ में यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 6 में आपके 3 चैप्टर दिए हुए हैं। मेन 3 चैप्टर में उग्र राष्ट्रवाद का युग, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण और प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। ये राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने की घटना थी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है मेन कि कैसे जो भारतीय राजनीति उदारवादी विचारधारा में नरमपंथियों के हाथ में थी, वो कैसे उग्रवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों के हाथ में जाती है और उग्र में मतलब उग्र राष्ट्रवाद का युग कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये क्लासेस मेन इसीलिए चल रही हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम वो बुक है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दिला रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिला रहे हो। यूपीएससी एस्पायरेंट्स इसे नहीं स्किप कर सकते और जो स्पेक्ट्रम की मोटी सी बुक होती है ना, वो कई लोगों को डराती है। इसीलिए हम चैप्टर वाइज धीरे धीरे करके चलेंगे। और ये उग्र राष्ट्रवाद का युग थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो मे बी 2 से 3 दिन लग सकते हैं इसमें, तो पेशेंस से रहिए। एक एक वर्ड अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, विशेषतः 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय या प्रारंभ हुआ। 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। क्यों बोल रहा है 1905 आते आते? क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन वो घटना थी जब एक बंगाल को पूर्वी और पश्चिम दिशा में ऐसे ट्रायंगल करके काट दिया गया और ये जानबूझकर किया गया कि अनजाने में कर्जन ने ऐसे काटा कि एक तरफ यानी कि जो पूर्वी बंगाल था, ठीक है, पूर्वी बंगाल का एक पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था, उसमें मुस्लिम बहुल वो बन गया और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र बन गया था। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखते हैं हम। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वे शासन में मनमानी ही करती रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। यही दल उग्रवादी कहलाया। कांग्रेस में ही कुछ उग्रवादी नेता थे जो अनुनय विनय की नीति का विरोध करते थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों से इससे मतलब इन सब से कोई खासा प्रभाव उन पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं। पहला है अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया। वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया था। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षा यानी अकाल, ठीक है, से 90 लाख से अधिक लोग मारे गए, किंतु अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में ही हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जन जन को अपार क्षति पहुंचाई। इस परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने के लिए कुत्सित प्रयास कर रही है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तारीखों में हुए कार्य। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर
आलोचना की कि मतलब 1892 में क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इसकी राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की थी कि यह अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने में असफल रहा। फिर 1897 में क्या हुआ था, ये पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, दिया गया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे समय तक कारावास में डाल दिया गया। फिर 1898 में क्या हुआ था, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनर्स्थापित और विस्तृत किया गया तथा एक नई धारा 156A जोड़ दी गई। 1899 कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी की गई। फिर 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून, मतलब नए नए कानून ला रहे हैं, नई नई धाराएं ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भारतीयों को और रिस्ट्रिक्टेड, मतलब और भी उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कार्यालय गोपनीयता कानून आया और द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन कर लिया गया। क्या पहले क्या था, प्रेस जो भी सरकार में चल रहा था ना, जो भी कुरीतियां चल रही थी, जो भी कुछ गलत कानून चल रहे थे, उनका क्या करते थे, प्रेस के द्वारा जनता तक ये बात पहुंचाई जाती थी। लेकिन जो कार्यालय गोपनीयता कानून आया था, इसके थ्रू प्रेस को ही क्या कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता का ही दमन कर दिया गया। प्रेस को हर जगह अलाउ नहीं किया गया और जो कोई छापते थे ना, उनको सीधा जेल भेज देते थे। ठीक है, फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार, ठीक है, वीटो दिया गया। सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो दिया गया। ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषतः लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। फिर आता है उग्र राष्ट्रवाद, फिर आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उनके कैसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती गई। तिलक, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीय, तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, वे अरविंद घोष की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, अरविंद घोष, लेकिन फिर जब इनको जेल हुआ उसके बाद ये संत बन गए थे। श्री अरविंदो के नाम से जिनको जानते हैं वो अरविंद घोष ही थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी उनका टॉपिक नहीं लाते हैं, अभी यहाँ पे रहते हैं। ठीक, वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचाने। धीरे धीरे यह धारणा बल वाली हो गई कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर आता है शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीयों को तेजी से शिक्षित होने में लगे, उनमें जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इसमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया तथा धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। चूंकि भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रचार प्रारंभ कर दिया। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इस काल में कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 के पश्चात जापान की विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसने भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। बाल गंगाधर, अच्छा यहाँ पे ना कुछ कोट्स हैं जो एग्जाम में लिखने के काम आ सकते हैं। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता।
हमें एक प्रकार की कमज़ोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। बिल्कुल सही है। इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ अर्न करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और ये आज की सच्चाई है बेटा। तो और बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। बिल्कुल सही। श्री अरविंदो की ही घटना है। श्री अरविंदो पहले अति उग्र विचारधारा वाले थे, ठीक है, लेकिन जब उन्हें जेल हुई तब उन्होंने क्या किया कि बाहर तो वो देख नहीं सकते थे क्योंकि पहले जेल काल कोठरी हुआ करती थी, तो उन्होंने खुद के अंदर झांका और उसके बाद वो संत हो गए, ठीक है, श्री अरविंदो। तो हाँ देखिए, शिक्षा तक आर्थिक विकास के संरक्षण के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर का युद्ध कब हुआ था? 1899 से 1902 में। एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ा। पहले ये माना जाता था कि जो यूरोप वाले हैं वो जीतने के लिए बने हुए हैं, ठीक है, वो एक विनिंग जीन वाले व्यक्ति हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था कि उनकी भी हार हो रही थी। कभी जापान हरा रहा है उनको, फिर ठीक है, तो कभी बोअर के युद्ध में हार रहे हैं। तो ये सब जो घटनाएं थी, इन्होंने क्या तोड़ा? यूरोपीय की अजेयता के मिथक को तोड़ा था। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्शिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलन ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इसे अछूता न रहा। इसने भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास जगाया तथा भारत की प्राचीन समृद्धि विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोली। इन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता का भ्रम को तोड़ा। इनके प्रयासों से भारतीयों की यह हीन भावना दूर हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। तरुण मतलब जो उस टाइम जो यंग थे, ठीक है, यंग। वे कांग्रेस की क्षमा याचना तथा शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उग्रवादियों कि इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। फिर लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। कर्जन ना उस टाइम बहुत ही मतलब इसका काल ना भूलों का काल, आयोगों का काल, बहुत सारे काल की इनको संज्ञा प्राप्त है, ठीक है। देखते हैं लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन ने भारत में 7 वर्ष का शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था कहा। अच्छा, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था का श्रेय किसने दिया है? कर्जन ने दिया है। उसने भारत विरोधी बयान दिए। उनके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों यथा कार्यालय गोपनीयता नियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए। 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटु भाषा प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कर्जन के इस कार्यों से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी मंशा स्पष्ट उजागर हो गई। देखिए 1905 से पहले भारत में ये कोई नहीं जानता था कि हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, ठीक है, या फिर तुम मुसलमान है मैं हिंदू हूँ। ये बात नहीं थी लोगों में।
जब तक बंगाल एक था। लेकिन बंगाल को कर्जन ने ऐसे काटा और ऐसा बांटा कि जो पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया और जो पश्चिम बंगाल है वो हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया। अब इससे क्या हुआ कि दो अलग अलग राज्य बन गए, तो बीच से मतलब अब दोनों में बंटवारा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर ये भारत में हिंदू मुस्लिम वाला नियम चालू होगा। और जो 1905 का बंगाल विभाजन है ना, ये जाके सीधा 1911-12 में रद्द होने वाला है, जब जॉर्ज पंचम भारत आएंगे। लेकिन रद्द होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इम्प्लीकेशंस थे वो तो होना ही था। ठीक है, जो प्रभाव इतने सालों तक, इतने मतलब लगभग 6-7 साल तक जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, विचारधारा का अस्तित्व, जुझारू राष्ट्रवादियों की विचारधारा का अस्तित्व। ठीक है, जुझारू राष्ट्रवादी की विचारधारा का अस्तित्व के बारे में देखेंगे हम। विचारधारा का अस्तित्व, शताब्दी के प्रारंभ से जुझारू या उग्र राष्ट्रवादियों की एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ठीक है, महाराष्ट्र से थे विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के थे लाला लाजपत राय, पंजाब के थे लाला लाजपत राय। ठीक है, इस उग्र विचारधारा के उत्थान के सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया था, सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी भाषा में केसरी, ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको एकदम नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है? 2 पत्र निकाले थे इन्होंने मेन। एक तो अंग्रेजी भाषा में मराठी, मतलब मराठा, इनका मराठा जो समाचार पत्र आता था वो अंग्रेजी भाषा में होता था, और मराठी भाषा में इन्होंने केसरी के नाम से समाचार पत्र निकाला था। केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत थे। क्या क्या सिद्धांत थे? विदेशी शासन से घृणा करो, इनसे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है, अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है, राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए, स्वतंत्रता पाने के लिए हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए, और एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, मतलब ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित समूहों के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व तथा अभ्युदय हो चुका था। इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी एवं भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अभियान से जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का अभ्यास हो चुका था। योग्य नेतृत्व ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ था 1906 में। स्वदेशी एवं बहिष्कार का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध से प्रारंभ हुआ था। लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोधास्वरूप चलाया गया था। यह बंग भंग का ही प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया, क्या तर्क था? कि बंगाल की विशाल आबादी तब लगभग 78 मिलियन थी, मतलब 780 लाख, 78 मिलियन यही नहीं होगा, 780 लाख, 7 करोड़ 80 लाख के शासन प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों
को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया। पहला भाषा के आधार पर, इसमें बंगाली भाषा देखिए, जो पहला उद्देश्य था, पहला कारण इन्होंने क्या दिया था, भाषा के आधार पर इन्हों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इससे बंगाली भाषा या भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। अभी तक जो बंगाल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब शामिल हैं। वो तो पूरा मिला के आपको इमेजिन करना है बंगाल को, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। बाद में उड़िया भाषी वालों को उड़ीसा दे दिया जाएगा, ठीक है, और जो थोड़े बहुत अलग टाइप से थे उनको बिहार का क्षेत्र दिया जाएगा। और बिहार में झारखंड भी अभी सम्मिलित है, ठीक है। तो अभी आपको, अगर आप पश्चिम बंगाल को इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या इमेजिन करना है, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी और छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्र इसमें हैं। दूसरा क्या था, धर्म के आधार पर इनको बांटा गया। पहला भाषा बोलने वाले भाषावादियों के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर। अब भाषा के आधार पर इन्होंने ऐसे बांटा कि जो बांग्ला भाषी थे ना, वही वहाँ पे अल्पसंख्यक हो गए। और धर्म के आधार पर क्यों बांटा, तो क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक था, जहाँ हिंदुओं की संख्या कुल 5,40,00,000 थी और 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल आबादी 3,10,00,000 में से मुसलमानों की आबादी 1,80,00,000 थी। मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा कि ढाका नए मुसलमान बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बन सकता है, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी, जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते हैं, ठीक है। फिर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। फिर आता उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। अब उदारवादी हैं, वो तो बंगाल विभाजन का विरोध मतलब अब उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध कैसे किया जा रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, उग्रवादियों द्वारा मतलब उग्रवादी कैसे बंग विरोधी आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध कैसे किया जाएगा। 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करने में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए तथा हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। किंतु भारतीयों के विरोध स्वर की उपेक्षा करते हुए भी सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। ये घोषणा बहुत पहले से हो रही थी, मतलब बंगाल विभाजन होगा, बंगाल वो होता है ना कि कुछ आभार, अब तो ये आज की राजनीति है ना कि कल कौन सा नियम हो जाएगा या आज आपको नहीं पता, पहले से नहीं होता था। पहले कुछ हवाएं चलने लगती थी, ठीक है, कि ऐसा कांड होने वाला है, तो पहले से ही विरोध होना चालू हो जाता था। लेकिन इतने विरोधों के बाद भी जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, सरकार किसी की नहीं सुनती। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित हो गई। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय किया गया। 7 अगस्त, इसको याद रखना है, ये वाला डेट, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों एवं लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह लिया। अच्छा, भारत में नमक कानून चलता था, ये तो पता है ना, इसका आपको लूप होल यहीं से मिलने वाला है।
नमक कानून क्यों चलता था? क्योंकि अगर भारतीय जो समुद्री तट है, ठीक है, वो अगर एक तो भारत पूरा समुद्र आधा, ठीक है, लगभग 60% हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें नमक का उत्पादन, मतलब पूरे तटीय, सॉरी क्या बोलना चाहिए, हाँ, जितना मतलब भारत का अगर आप मैप देखें तो 60% पूरा कोस्टल एरिया, ठीक है। अब कोस्टल एरिया है तो समुद्री नमक बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता था। नमक कानून, नमक पर टैक्स, ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ब्रिटिशर्स को, लेकिन वो नमक पर टैक्स लगाते थे। समुद्र के पानी से नमक बनाने पर टैक्स लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि तब भारत में लिवरपूल से नमक बन के आता था, ठीक है। तो अगर भारतीय खुद ही नमक बना लेते तो इस लिवरपूल के नमक का क्या होता? इसीलिए भारत के नमक पर हैवी टैक्स लगाया गया ताकि लोग लिवरपूल के नमक का यूज़ कर सकें और भारत में जो नमक बन रहा है उसे विदेशों में भेजा जा सके, ठीक है। फिर बाद में इसे क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी नमक कानून बना के इस नमक पर लगे टैक्स को दूर करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था, एक तो आपको डेट याद रखनी कौन कौन सी, 7 अगस्त 1905 और एक 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 16 अक्टूबर को क्या कर दिया गया? इसे अप्लाई कर दिया गया कि अब से बंगाल विभाजित हो चुका है, ठीक है, विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया, नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम का गीत गाया। कालांतर में वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बन गया, ठीक है। वंदे मातरम गीत किससे रिलेट करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोग आपसी एकता प्रदर्शित करने हेतु एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इस दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाने के लिए 50,000 रुपये एकत्र किए। शीघ्र ही यह विरोध बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पूना एवं बम्बई में इस आंदोलन के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने किया। अजीत सिंह कौन थे? अजीत सिंह थे भगत सिंह के चाचा, ठीक है। भगत सिंह कहते हैं ना कि मतलब कोई जो हीरा होता है वो किसी खदान से निकलता है, तो इस जो भगत सिंह जैसा हीरा था उस खदान से एक और हीरा थे अजीत सिंह उनके चाचा थे। भगत सिंह इन्हीं से इंस्पायर होकर आगे बढ़े थे, ठीक है। बहुत कम एज थी भगत सिंह की जब उनको फांसी की सजा हुई थी। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस की तब क्या स्थिति रही? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्न 2 प्रस्तावों पर पारित किए गए। पहला था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, और दूसरा बंगाल में बंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी यथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का मत था कि जहाँ पे आपको उग्रवादी नेता मतलब पूछा जाए वहाँ पे 4 नाम आपकी जुबान पे होने चाहिए, लाल बालपाल और घोष, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ठीक है, का मत था, इन चारों का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो तथा इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए, जिससे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। किंतु इस समय कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व था तथा वे इसे बंगाल के बाहर चलाने जाने के पक्ष में नहीं थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि वे कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड तथा अन्य उपनिवेशियों की तरह स्वशासनीय स्वराज्य है। धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ने लगे, जिसकी रणनीति पर 1907 के सूरत अधिवेशन में, यहीं से सूरत की फूट चालू होती है। कांग्रेस 2 भागों में पूर्णतः बढ़ जाएगा। ये बंटवारा मानसिक रूप से बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन क्या होगा, जो ग्राउंड है उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बंटवारा 1907 के बाद होगा।
ठीक है। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो धड़े में बट गई थी। क्यों धड़े में बटी थी? क्योंकि जब सूरत में अधिवेशन हुआ ना, तो उग्रवादी चाहते थे कि उनका जो लाल बाल पाल और घोष है, इन चारों में से कोई एक वहाँ के नेता मतलब अध्यक्ष बने, ठीक है, और फिर जो कांग्रेस है उसे अपने टाइप से आगे ले जा सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि अध्यक्ष किसी उदारवादी नेता को ही चुना गया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद उग्रवादियों और उदारवादियों में मतभेद हो गया और कांग्रेस बट गया। उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके मुख्य 3 कारण थे। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। उदारवादियों का संवैधानिक रूप से उग्रवादी असहमत थे और सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया गया। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया, वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज भी संसद में वंदे मातरम ही चलता है, जिसके लिए एक पूरा सत्र वेस्ट हो जाता है, ठीक है। स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। नेताओं को निर्वासन की सजा दी गई तथा प्रेस का दमन किया गया। फिर आता है उग्रवादियों का कार्यक्रम। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य का अर्थ वह शासन पद्धति समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी। स्वशासित उपनिवेशों में मतलब आयरलैंड जैसे क्षेत्रों में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई गई। नेताओं ने लोगों से स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर पालिकाओं एवं राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर अरविंद घोष ने कहा, शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो। अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। अरविंद घोष ने क्या कहा था कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो। ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो तथा भारत में आर्थिक शोषण होता हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु आगे आएं। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र जीवन की सांसें हैं। इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य बना दिया गया। फिर इसके बाद संघर्ष का नया रूप है, तो इसे हम कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मतलब कल या परसों में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।